एमएसएमई आईपीओ जो होता है वो सामान्य आईपीओ से क्या अलग होता है या उसी तरह का एक आईपीओ? मेन बोर्ड में क्या आप 14-15 हज़ार का एक लोट लगा सकते हैं। फर्स्ट कॉल में हम पहले आपकी कंपनी को समझेंगे। मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लाना है तो मुझे किससे मिलना होगा? कि हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके पहले घर को सजाना जरूरी होता है। क्राइटेरिया होता है हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? आपकी कंपनी को आईपीओ ले जाने में हेल्प करता है। रिस्क आप प्रोमोटर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या इन्वेस्टर के? इन्वेस्टर। कंपनी को एक डर रहता है कि मेरा कंट्रोल चला जाएगा। डर जो है वो कंपनियों में कौन सा है? इस डर के चक्कर में आप जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी गुना बड़ी है। मर्चेंट बैंकर ने एक बार आईपीओ साइन कर लिया मैंडेट, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के बारे में आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें कुछ इन्वेस्ट भी आपने किया होगा। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं और बहुत बड़े नहीं, छोटे एमएसएमई हैं और अपना खुद का आईपीओ लाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं या जानकारी की कमी की वजह से कई बार नहीं ला पाते, लेकिन आईपीओ आप भी ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास जैन जी मौजूद हैं जो शेयर समाधान के सीईओ हैं। आईपीओ से जुड़े कोई भी सवाल होते हैं उसका समाधान करते हैं। आज की इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि एक छोटा उद्यमी खुद का आईपीओ कैसे ला सकता है, उसकी क्या पात्रताएं होती हैं, उसके बिजनेस का क्या प्रॉफिट होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए और भी जो नियम कायदे हैं। तो विकास जी, सबसे पहले जागरण बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पहला सवाल आपसे ये लेते हैं, एमएसएमई आईपीओ जो होता है वो सामान्य आईपीओ से क्या अलग होता है या उसी तरह का एक आईपीओ है? सो एमएसएमई आईपीओ, जिसको हम लोग एसएमई आईपीओ के नाम से जानते हैं, जो बीएससी और एनएससी के छोटे प्लेटफॉर्म, बीएससी एसएमई आईपीओ उसको कहते हैं, और एनएससी पे जो होता है उसको एनएससी इमर्ज कहते हैं। सो इनकी अगर अपन डिफरेंस की बात करें कि ये जो एसएमई आईपीओ है और वो मेन बोर्ड आईपीओ, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो 3-4 जो कोर फ़र्क है। एसएमई आईपीओ में कोई भी एसएमई एंटरप्रेन्योर अगर आईपीओ लाना चाहता है तो आईपीओ के बाद उनकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ तक ही हो सकती है। बट मेन बोर्ड में 25 करोड़ के ऊपर मेन बोर्ड में आता है। दूसरा, एसएमई आईपीओ के लिए आप को सेबी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। तो सेबी का इन्वॉल्वमेंट एसएमई आईपीओ में नहीं होता है। एक दिलचस्प बात है। स्टॉक एक्सचेंज के लेवल तक ही आप परमिशंस रहता है। तीसरा, आपको एसएमई आईपीओ, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो एचएनआई, जो अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें सारा का सारा आईपीओ मर्चेंट बैंकर को 100% अंडरराइट करना पड़ता है। तो आपको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो पूरी आईपीओ लाने की गारंटी ही रहती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी अंडरराइट होती है, जो मेन बोर्ड में नहीं होता। उसके बाद लिस्टिंग में अगर डिफरेंस करें तो पर एप्लीकेशन की जो लॉट, मेन बोर्ड में क्या आप 14-15 हज़ार का एक लॉट लगा सकते हैं, बट एसएमई में जो लॉट साइज होती है ना, वो 1-1.25 लाख के आसपास होती है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है वही इसमें पैसे लगाए। सो ये कई डिफरेंस होते हैं। एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि आईपीओ के बाद मार्केट मेकर एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप बाइंग और सेलिंग, कोई भी एसएमई आईपीओ सब्सक्राइब करने के बाद उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको अगर बेचना है तो उतनी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। तो 3 साल तक कंपलसरी मार्केट मेकिंग करनी पड़ती है एसएमई आईपीओ में, जो मेन बोर्ड में नहीं होती। देखिए, आईपीओ की बात कर रहे हैं, आज भी ज़्यादातर जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटा अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ये लोन ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आईपीओ की तरफ उतना ध्यान नहीं है। तो लोन ज़्यादा सही या आईपीओ? निश्चित तौर पे आईपीओ है, लेकिन उसे जानकारी नहीं होती। अगर कोई आईपीओ छोटा उद्यमी लाना चाहता है तो उसका तरीका क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? जैसे आपने कहा ना कि लोन वर्सेस आईपीओ, बिल्कुल। सो लोन जनरली क्या होता है कि आप स्पेसिफिक एक, जैसे मान तक आपको एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको मशीन लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो आप एक लोन स्टार्टिंग में आप सोचते हैं कि चलो लोन से हम स्टार्ट कर देते हैं। बट लोन में आपने जैसे कहा कि लोन में आपका इंटरेस्ट आपको कंपलसरी आपको देना पड़ता है, रीपेमेंट की आपको ऑब्लिगेशन हो जाती है, एंड उसके लिए कोलेटरल भी देने की जरूरत पड़ती है। बट जब आप एक
अपनी कंपनी को एक्सपांशन फेज में लेके जाना चाहते हो और एक बड़ी सोच के साथ लेना चाहते हो तो ऑल्टरनेटिव बेस्ट है कि आप आईपीओ के रूट के थ्रू ही आप सोचें। तो क्या हर कोई आईपीओ ला सकता है या इसके कुछ नियम कायदे हैं, वो स्पष्ट से? सो देखिए, आईपीओ अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, तो ये बेसिकली आईपीओ सोच सकते हैं। जनरली क्या कि ट्रेडिंग जो करते हैं ट्रेडिंग वाले आईपीओ नहीं लाते हैं जनरली। एंड अगर आपने पूछा कि क्या हर कोई ला सकता है तो उनका कुछ क्राइटेरिया भी होता है। सो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी कंपनी एटलीस्ट 3-4 साल, 3 से मिनिमम 3 साल ऑपरेशन में होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपने पार्टनरशिप से स्टार्ट की और उसके बाद आप उसको कंपनी में आप कन्वर्ट करते हैं तो पार्टनरशिप का भी क्राइटेरिया काउंट होता है। सो 3 साल मिनिमम ऑपरेशन में रहना जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। जनरली मैक्सिमम 3 साल में से 2 साल आप प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉफिट में भी एसएमई और बीएससी और एनएससी में भी इनके क्राइटेरिया थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, बट लार्जली सेम होते हैं। 1 करोड़ की आपको एबिटा प्रॉफिट जनरली होनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। और आपके कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी एनसीएलटी, आईबीसी ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। मतलब कानूनी तरीके से कोई समस्या का सामना ना कर रहे हो आप। चलिए, ये तो हो गया। अब नियम समझने के बाद सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि अगर मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लाना है तो मुझे किससे मिलना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सो पहले जैसे आपने जिस दिन आप सोचते हो कि मुझे कंपनी का आईपीओ लाना है, जिस दिन से आप सोचेंगे और आईपीओ लाने की एक जर्नी होती है। सो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक अच्छा एडवाइज़र जो आपकी कंपनी को पहले समझ सके, आपकी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कर सके, कंप्लायंसेस आप रेडी हो। तो हम जिस जनरली बोलते हैं ना कि हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके पहले घर को सजाना ज़रूरी होता है, तो वैसे ही आपकी हाइजीन जो फैक्टर्स होते हैं तो उसके लिए आप किसी एडवाइज़र जो आईपीओ रेडीनेस कंसल्टिंग करते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको बेसिकली गाइड करेंगे। एंड वो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप फिर एक मर्चेंट बैंकर जो आपकी कंपनी को अच्छी तरह से समझ सके, आप फिर मर्चेंट बैंकर को अप्रोच कर सकते हैं टू टेक योर कंपनी टू आईपीओ। इसे थोड़ा और इजी कर दीजिए। मैं कुछ नहीं मालूम मुझे, मैं सिर्फ आईपीओ लाने की सोच रहा हूँ, उसके बाद क्या तरीका है, मुझे किससे मिलना होगा, वो एग्जैक्ट पर्सन कौन है, कहाँ जाना होगा? सो जैसे आपको आईपीओ लेके आना है, आप शेयर समाधान के पास आए, तो आप शेयर समाधान से पहले फर्स्ट कॉल में हम पहले आपकी कंपनी को समझेंगे। तो आपके साथ हम एक कॉल करेंगे, इन पर्सन हो या वर्चुअल हो, पहले आपकी कंपनी इंडस्ट्री वो आईपीओ लाने लायक है या नहीं। सो बेसिक आपकी कौन सी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, कितने साल से ऑपरेट कर रहे हो, आपकी जो बेसिक क्राइटेरिया वो अगर फुलफिल हो रही है तो फिर हम आपको बोलेंगे कि हाँ आपकी कंपनी अपरेंटली लगता है कि आईपीओ की तैयारी आप कर सकते हैं। क्या कोई मिनिमम एक वो क्राइटेरिया होता है, हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम का कोई ऐसा आंकड़ा है? सो या एसएमई आईपीओ के लिए जनरली मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपका कंपनी का टर्नओवर 100, 200, 500 करोड़ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली हमने देखा है कि एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है ना, सो आप मान लो 15, 20, 25 करोड़ का एक टर्नओवर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आप दिखा रहे हो, तो भी आप एसएमई आईपीओ का सोच सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 साल पहले तैयार हुई कोई कंपनी 25 करोड़ का टर्नओवर बना ले? ऐसा पॉसिबल है क्या? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है किसी कंपनी को 25 करोड़ का टर्नओवर बनाने में? सो मैंने जो आपको 3 साल बोला वो तो मिनिमम क्राइटेरिया बोला, बट हमारे देश में आप आश्चर्य होंगे इतनी लाखों एसएमईज हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल, दादा ने स्टार्ट की, पापा ने स्टार्ट की, बट उन्होंने कभी भी आईपीओ के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको आईपीओ की अवेयरनेस नहीं। एग्जैक्टली यही सवाल ही है। हाँ, कि वो कैसे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसका प्रचार कैसे हो। तो जो आप बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। तो उनके लिए देखिए, जैसे आपको मैं इसी को ही फिर अब तैयारी की जो बातें करें, तो अगर वो उसका टर्नओवर क्राइटेरिया जो मैंने आपको मिनिमम बोला वो होने के बाद फिर आप उनमें जो तैयारी की जो आईपीओ की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चलो रेडीनेस कंसल्टेंट तो आपके पास है, उसके बाद हम
मर्चेंट बैंकर को आइडेंटिफाई करेंगे। सो मर्चेंट बैंकर बेसिकली वो सेबी क्वालिफाइड, वो सर्टिफाइड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो आपको आपकी कंपनी को आईपीओ ले जाने में हेल्प करता है। सो वो फिर आपकी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बनाता है, वो प्रॉस्पेक्टस फिर एक्सचेंज में जाता है, इसमें सेबी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। और उसके बाद एट एन अप्रोप्रिएट टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स देख के आपकी कंपनी की लिस्टिंग की जाती है। एमएसएमई एमएससी आईपीओ की बात करें तो एक बार इन्वेस्टर्स पे भी जरूर बात होनी चाहिए। रिस्क कितना होता है? रिस्क आप प्रोमोटर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या इन्वेस्टर के थ्रू? मतलब इन्वेस्टर्स के देखिए जनरली सेबी ने ये इंश्योर किया है कि एसएमई में जो इन्वेस्ट करते हैं वो अज्यूम करते हैं कि उस इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट है। तो हाई रिस्क हाई गेन वाली बातें होते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है। बट आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वो लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं एसएमई आईपीओ में? क्योंकि उनको जो रिवार्ड है, रिस्क वर्सेस रिवार्ड एक्सपोनेंशियल, अपन आप शेयर मार्केट में एक वर्ड सुनते हो मल्टीबैगर, तो मल्टीबैगर की अपॉर्चुनिटी एसएमई कंपनियों में उनको ज़्यादा दिखता है, तो वो एक एक्साइटमेंट रहता है। बट हाँ, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से रिस्क ये रहता है कि एसएमई कंपनी है, मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट के उतार चढ़ाव, कभी छोटी कंपनी में लिक्विडिटी नहीं होती है, वॉल्यूम नहीं होता है, तो वो एक कॉमन रिस्क फैक्टर है, बट इतना कंसर्निंग रिस्क फैक्टर नहीं। अच्छा विकास सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है आमतौर पे कंपनियां जब आईपीओ लाती हैं, अचानक से पैनिक, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस समस्या से मतलब कंपनियां कैसे बच सकती हैं? देखिए लिस्टिंग के बाद अगर इन्वेस्टर को कभी नुकसान अगर उठाता तो उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं जी। कभी कभी क्या होता है कि वो कंपनी की जो लिस्टिंग है ना, वो एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन में नहीं होती। कभी कभी प्रोमोटर्स में ग्रीड आ जाता है, बोला नहीं कंपनी की वैल्यूएशन कभी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी की वैल्यूएशन आप रिजनेबल रखोगे तो क्या कि लिस्टिंग के बाद डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी कम होती है जी। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि कंपनियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई इन्वेस्टर है, उस पर भरोसा करके उस पर पैसे लगा रहा है और आईपीओ ले रहा है, तो उसके बाद कंपनियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो कौन सी बातें होती हैं जो कंपनियों को ध्यान रखनी चाहिए? कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर 6 महीने में आपका रिजल्ट पब्लिश होता है। उसके ऊपर उनको बिकॉज हर 6 महीने में जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो इन्वेस्टर्स का भी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से हो जाता है। लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो इन चीज़ों को उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को अगर कमा के देंगे तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं होती है नयन जी, लिस्टिंग के बाद कल को कंपनी को और कैपिटल की जरूरत पड़े, राइट इशू आएगा, फॉलोअप आएगा, ऑफर आएगा, तो आप अगर इन्वेस्टर्स को आप कमा के दोगे तो रिलायंस की स्टोरी हमने देखी है कि वो इन्वेस्टर्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमा के दिए हैं। तो आप अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप ऑपरेट करेंगे तो इन्वेस्टर आपके साथ डटे रहेंगे। एक सवाल ये भी बन जाता है, ज़्यादातर लोग आज भी हैं जो आईपीओ लाने की सोचते नहीं, वो डर जो है वो कंपनियों में कौन सा है और आईपीओ से क्यों बचते हैं अभी भी ज़्यादातर कंपनी को एक डर रहता है कि मेरा कंट्रोल चला जाएगा, प्रोमोटर को लगता है मेरा कंट्रोल चला जाएगा। बट आईपीओ में आप 25-26% ही इक्विटी डायल्यूट करते हो, 75% आपके पास ही रहता है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट जब पब्लिश होगा तो पहले तो हम अनलिस्टेड कंपनी थे, अब लिस्टेड होगा तो कंप्लायंसेस बढ़ जाएगा। बट कंप्लायंसेस नयन जी ऐसे कोई ज़्यादा बढ़ते नहीं है। आपका कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी तो रहता ही है, तो आईपीओ के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सेक्रेटरी कंप्लायंसेस की टीम क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो ये एक मेंटल साइकोलॉजी है कि यार क्या होगा, या मुझे डर लग रहा है, या हम एक्सपोज कंप्लायंसेस में हो जाएंगे, ये मन की धारणा ही है। बट आप इस डर के चक्कर में आप जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी गुना बड़ी है। अगर आपको एक छोटी कंपनी से एक बड़ी कंपनी बनना है तो आई थिंक आईपीओ इज दी रूट। छोटी कंपनियां जो होती हैं, एक डर ये भी है कि ज़्यादातर आईपीओ फेल हो जाते हैं, तो कोई कंपनी जो है वो आईपीओ लाने से पहले कौन सी ऐसी तैयारी करे कि कम से कम उसका आईपीओ फेल ना हो? एसएमई आईपीओ में जैसे नयन जी मैंने बोला ना, सबसे बड़ी बात है
कि आईपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मर्चेंट बैंकर लेता है तो उसमें 100% अंडरराइट, तो मैं जब अंडरराइट का बोलने का मतलब है कि उसका आईपीओ सब्सक्राइब होगा ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है एसएमई आईपीओ में, ये मेन बोर्ड में नहीं होता है। मेन बोर्ड के आईपीओ 400-500 करोड़ के होते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आई तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आईपीओ के डेज बढ़ा देते हैं वो लोग। बट एसएमई आईपीओ में ये जो आप फेल होने की बात करते हैं ना, वो लिस्टिंग की 100% अंडरराइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट बैंकर को होती है। तो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन में आपको कभी भी ये होगा नहीं कि मेरा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो ये सबसे अच्छी बात है। चाहता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कोई कैसे किसी आईपीओ को क्या बोलते हैं प्रॉफिट या सब्सक्राइब लाने के लिए मतलब जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? सो देखिए, आप अगर मर्चेंट बैंकर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मर्चेंट बैंकर भी उस कंपनी को हाँ करने के पहले वो अपनी ड्यू डिलीजेंस करता है, मार्केट स्टडी के पूरी स्टडी करता है, कौन से सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, प्रोमोटर कैसे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, वो स्टडी करने के बाद, क्योंकि मर्चेंट बैंकर ने एक बार आईपीओ साइन कर लिया मैंडेट, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनको तो अंडरराइट करना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर आईपीओ को। तो आप वो शेयर समाधान होने के नाते छोटी कंपनियों को क्या सलाह देंगे? शेयर समाधान भी एक छोटी कंपनी ही है। सो अगर मैं इस पूरे लिस्टिंग का अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो लिस्टिंग के बाद आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड सेकंड क्या है कि ब्रांडिंग जो एक आईपीओ से आपको मिल सकती है। अब एसएमई कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे काफ़ी होते हैं, बट जिस दिन आपका कंपनी का आईपीओ आ जाता है, आपको बिना बोले बिना आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल दो, आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल जाती है। तो ब्रांडिंग विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये एक बेस्ट तरीका है। एंड उसके बाद जैसे आपकी ब्रांडिंग विजिबिलिटी बढ़ती है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी बढ़ता है। सो हमारा प्री आईपीओ के पहले हम जितने मैंडेट पे काम कर रहे थे, आईपीओ के बाद नंबर ऑफ मैंडेट्स हमारे मल्टीफोल्ड बढ़े हैं। सो अपॉर्चुनिटी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बढ़ती है। एंड फ्यूचर में हम एक छोटी कंपनी से हमारी बड़ी कंपनी बनने की जो राह है, वो इस आईपीओ के थ्रू कल को हमको नया फंड रेज करना है, नई अपॉर्चुनिटीज करनी है। सो आईपीओ से हमें ये एटलीस्ट फ़ायदा होता है कि वर्ल्ड हमें जान रहा है, इन्वेस्टर हमें जान रहा था जो हमें पहले नहीं जानता। विकास जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ पे बनता है, एमएससी आईपीओ लाने का खर्च क्या होता है? एमएससी आईपीओ लाने का खर्च क्या होता है? जनरली खर्च अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ नयन जी, सो 8-10% 12% के आसपास खर्च होता है। तो अगर आप 10-15 करोड़ का आईपीओ लाते हो, 10 करोड़ का भी आईपीओ लाते हो, तो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास का एक नॉर्मल खर्चा। तो 8-10-12% एक परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये एक खर्चे होते हैं। उस खर्चे को भी अगर आप ब्रेक करो तो आपको मर्चेंट बैंकर को फीस देनी पड़ती है, आपको एक्सचेंज को फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को आपको फीस देनी पड़ती है, लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये बेसिक खर्चे होते हैं। ज़्यादातर लोग आईपीओ लाने के पहले कानूनी पचड़े में पड़े रहते हैं, या एक डर रहता है कि हम आईपीओ ला रहे हैं, बाद में कंपनी किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? नहीं देखिए, अगर एक तो आईपीओ लाने के पहले वो कानूनी पचड़े हैं, तो नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड लिटिगेशन हर जगह होते हैं। बिल्कुल, आप बिजनेस कर रहे हो तो छोटे मोटे लिटिगेशंस होते हैं, बट वो लिटिगेशन अगर मान लो कि प्रोमोटर क्रिमिनल लिटिगेशन में फंसे हुए हैं या कोई अलग, तो उसका तो फिर आईपीओ आना ही मुश्किल होता है। और आईपीओ आने के बाद अगर कोई लीगल लिटिगेशन में फंस जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इंटरनल लीगल टीम, आपकी एक्सटर्नल लीगल टीम होती है। सो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इंटेंट क्लियर है नयन जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे मोटे अगर ऐसी कोई लिटिगेशन आ भी जाती है, इफ वी आर क्लियर, तो रास्ता खूब निकल ही जाता है। चलिए, तो एमएससी आईपीओ से जुड़ी तमाम बातें आपने जान ली। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो business@jagrannewmedia.com पे आप हमें मेल करके भेज सकते हैं। उम्मीद है एमएससी आईपीओ से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही ढेर सारे एमएसएमई छोटे और मध्यम उद्यमियों से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह के और भी नई जानकारियों के लिए एमएसएमई बदलाव, जो कि जागरण बिजनेस का एक खास प्रोग्राम है, इसे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।